बार एसोसिएशन से कुल 6 उम्मीदवार थे, जिसमें नंबर 1 पे अंजलि सहरावत रही हैं 799 वोट लेके। नंबर 2 के ऊपर जो उम्मीदवार रहे हैं वो कभी हामी भरते थे कि हमको 1500 आएंगी, 1800 आएंगी, बाद में 1000 तक आ गए थे। और हमारा तो उन्होंने खाता ही कहा था 100-150 से खुलेगा, इससे ज़्यादा हमारे को वोट ही नहीं आ पाएंगी। आपसे 36 का आंकड़ा कब हुआ, कैसे हुआ है? देखिए, मेरा 36 का आंकड़ा किसी के साथ भी नहीं। पहली बात तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता होना 36 का आंकड़ा अगर आप कहते हो तो आप गलत कहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदता के अंदर पॉजिटिव वे से आदमी को काम करना चाहिए। मैं हमेशा पॉजिटिव वे से काम करता हूं, तो इसको आप प्रतिद्वंदता कह लो, चाहे मेहनत कह लो, चाहे सभी साथियों का सहयोग कह लो। पहले तो कभी साथ होते थे, कंधे से कंधा मिला के काम करते थे। अच्छा, क्या एलिगेशन है कि जो आपको चुनाव पे रोक लगाई? वो मेन बात का है, विवाद क्या है? इस तरह से आपने देखा होगा मेरे ऊपर इतने आरोप लगाते रहते हैं, आपने भी देखा होगा। और मेरा चुनाव ना लड़ने का कारण भी मेरे ऊपर एक उन्होंने आरोप लगाया, आपको पता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते उन्होंने आरोप लगाए हैं, पर मेरे पास उनका जवाब है। उनका जवाब ये है, नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं लोकेंद्र फोगाट उर्फ जोजो। जोजो जो है जिला बार एसोसिएशन रोहतक से 8 बार प्रधान रहे और राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। तो आज हम लोकेंद्र फोगाट से बातचीत करेंगे बार काउंसिल के चुनाव को लेकर, जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर, और जो विवाद रोहतक बार एसोसिएशन में लंबे समय से चले आ रहे हैं उन मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी बार काउंसिल पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा का चुनाव अभी हुआ है और फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, तो आप तो चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि आपका तो कोर्ट की वजह से आप पे रोक है चुनाव लड़ने पे। लेकिन आपकी भांजी अंजलि सहरावत ने, रोहतक जो बार एसोसिएशन की सदस्य भी है, उन्होंने चुनाव लड़ा और बताते हैं कि पूरे बार काउंसिल पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में वो महिला कैटेगरी में टॉप पर है। तो ये चुनाव में अंजलि सहरावत की अपनी पहचान है या उसमें आपका हाथ है? देखिए ओपी जी, राजनीति के अंदर हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, उसका अपना अस्तित्व होता है। चुनाव व्यक्ति लड़ता है, परंतु उसके पीछे काम पूरा एक समूह करता है, ग्रुप करता है। तो अंजलि ने चुनाव लड़ा, अंजलि की पहचान है, हम सभी उसके सहयोगी थे और उस सहयोग में सभी ने अपना योगदान दिया और उस योगदान के तहत ही वो एक बड़े मार्जिन की ओर है। और हरियाणा के अंदर और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर सबसे बड़े मार्जिन से महिलाओं में वो नंबर 1 के ऊपर है। तो क्या बार काउंसिल के जो 5 पदाधिकारी चुने जाते हैं उसमें कोई महिला के लिए भी पद आरक्षित है? नहीं, बार काउंसिल के लिए 25 पद हैं जी, जिसमें अब की बार एक नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें 18 पुरुष रहेंगे, 5 महिलाएं रहेंगी, जो कुल नंबर बनता है 23 का। उसके बाद 2 को ऑप्शन के थ्रू भरा जाएगा, फिर ये 25 सदस्य हो गए, फिर पूरी बार काउंसिल का जो कार्रवाई वो चालू होगी। जी जी। तो अंजलि सहरावत को पूरे तीनों स्टेट में कितने वोट पहले राउंड में मिले हैं और सबसे ज़्यादा वोट है वो कौन से जिला बार एसोसिएशन से मिले? अंजलि को जो वोट मिले हैं कुल प्रथम वरीयता के, वो 1103 मिले हैं। और सबसे इसमें मुख्य बात है कि पूरे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर जब जिला बार रोहतक के ढोल खुले, तो उसके अंदर जब ढोल खुले तो ढोल का नतीजा आया, बड़ा चौंकाने वाला था। औरों के लिए, हमारे लिए कोई चौंकाने वाला नहीं था। उसको 799 मत प्राप्त हुए, और जो कि एक महिला के लिए जिला बार एसोसिएशन के अंदर पूरे पंजाब हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मत मिले। बहुत लोगों को संशय था, बहुत लोग कहते थे नई है, इसको वोट नहीं मिलेंगे, इसकी पहचान नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, व्यक्ति विशेष एक चुनाव जरूर लड़ता है पर चेहरा जरूर होता है, उसके पीछे समूह काम करता है। पूरे ग्रुप ने, पूरे समूह ने तन मन धन से मदद करी, तो इस सीढ़ी को उसने पार किया है, जो मेरे लिए ही नहीं सभी वकील साथियों के लिए बड़ी ही गर्व की बात है। तो रोहतक से जो कितने थे कैंडिडेट जो रोहतक बार एसोसिएशन से कुल 6 उम्मीदवार थे, जिसमें नंबर 1 पे अंजलि सहरावत रही हैं 799 वोट लेके। नंबर 2 के ऊपर जो उम्मीदवार रहे हैं वो कभी हामी भरते थे कि हमको 1500 आएंगी, 1800 आएंगी, बाद में 1000 तक आ गए थे। और हमारा तो उन्होंने खाता ही कहा था 100-150 से खुलेगा, इससे ज़्यादा हमारे को वोट ही नहीं आ पाएंगी। पर जब ढोल की पोल खुलती है और जो जनता जनार्दन होती है, वकीलों का चुनाव था, वकील किसी को समझाने से वोट नहीं देते, उनको पता है कौन ठीक है कौन गलत है।
तो सब मेरे साथियों ने ठीक का साथ दिया तो आज उसका रिजल्ट आपके आगे है। तो कैंडिडेट का नाम लेने से झिझक रहे हो क्या? सभी को पता है, झिझकने वाली कोई बात नहीं है। अरे हर किसी को पता है नाम क्या है, नाम बताने की जरूरत नहीं होती। तो कितने वोट आए उनको? उनकी उम्मीद के मतलब अनुसार वोट नहीं आए। और जब गिनती चल रही थी, जब कभी ऊपर नीचे सब हो रहा था, तो उसी प्रकार से उनके माथे का पसीना कभी गीला हो रहा था, कभी सूख रहा था। हम मौके के ऊपर थे और जब 521 वोट आई तो उन्होंने इसी बात को संतोषजनक माना, चलो कम से कम 521 तो आई, ये भी ना आती तो क्या करते। तो डॉक्टर विजेंद्र अहलावत सभी को पता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं बार है। काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं और हमें तो लगता था कि रोहतक और हरियाणा से तो वो सबसे ज़्यादा मार्जिन देखिए उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3 बार के मेंबर रहे हैं बार काउंसिल के, 2 बार बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं। उपलब्धि देखो उनकी बहुत बड़ी है। पिछली बार जब हम सभी साथी उनके साथ लगे हुए थे, 516 वोट उनको प्रथम वरीयता की आई थी और 7 साल बाद करीबन चुनाव हुआ है तो उनको प्रथम वरीयता की 521 है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, उपलब्धि में कोई कमी नहीं है। आपसे 36 का आंकड़ा कब हुआ, कैसे हुआ है? देखिए पहले तो एक साथ हो आप लोग। देखिए मेरा 36 का आंकड़ा किसी के साथ भी नहीं। पहली बात तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता होना, 36 का आंकड़ा अगर आप कहते हैं तो आप गलत कहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदता के अंदर पॉजिटिव वे से आदमी को काम करना चाहिए। मैं हमेशा पॉजिटिव वे से काम करता हूँ, तो इसको आप प्रतिद्वंदता कह लो, चाहे मेहनत कह लो, चाहे सभी साथियों का सहयोग कह लो। पहले तो कभी साथ होते थे, कंधे से कंधा मिला के काम करते थे। देखिए हम तो आज भी साथ हैं, तो साथ कौन नहीं है? देखिए वो मानते हैं साथ नहीं है, हम तो सभी को साथ लेके चले इसीलिए हमने ये आंकड़ा छुआ है। अगर हम अकेले होते तो शायद हम, हाँ वो अकेले जरूर हैं, वो लोगों के साथ लेकर भी अकेले हैं और हम अकेले होकर भी लोगों के साथ हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आप रोहतक बार में 8 बार प्रधान रहे जी। शायद पहले तो कोई नहीं रहा होगा। नहीं, पहले ऐसे नहीं, पहले 5 बार रहे हैं, 3 बार बहुत रहे हैं। तो क्या मानते हैं जीत का कारण, क्या मानते हैं जो आपको लगातार आपको प्रधान बना देते हैं? देखिए हमारे ओपी जी, हमारे सभी साथियों से जुड़ाव, हर किसी के सुख दुख में खड़ा रहना और सकारात्मक सोच से काम करना, और उसका एक नतीजा है कि बार बार अनेकों बार 8 बार मेरे को उन्होंने प्रधान चुना। हमारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे सभी के सहयोग से हर बार उनको विजय श्री का उनको परचम लहराया। तो ये मैं बार बार कहता हूँ, एक अकेले लोकेंद्र की जीत नहीं है, ये जो की जीत नहीं है, ये सभी हमारे साथियों का सामूहिक प्रयास की जीत है। कहते हैं कि आपने बार का चुनाव ना इतना महंगा कर दिया कि कोई छोटा मोटा तो प्रत्याशी सोच भी नहीं सकता चुनाव लड़ना। हाँ बिल्कुल महंगा किया है हमने। 1100 रुपये नॉमिनेशन फीस होती है, हमने इसको 51,000 रुपये की है ताकि बार को आर्थिक मदद मिल पाए। अगर इस तरह की प्रयास करना, इस तरह से रेवेन्यू जुटाना अगर गलत है तो मैंने गलती की है। चुनाव में खर्च करना, चुनाव के अंदर तो देखिए, चुनाव के अंदर मैं नहीं कहता कि बहुत खर्चीला चुनाव है, हम मेहनत करते हैं। खर्चा वर्चा तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि हमको करना पड़ता होगा। बताते हैं ब्रांडेड बेचते हो? नहीं, सभी बातें हैं, सभी अपने मौके के हिसाब से चलाई हुई बातें होती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इस तरह से आपने देखा होगा मेरे ऊपर इतने आरोप लगाते रहते हैं, आपने भी देखा होगा। और मेरा चुनाव ना लड़ने का कारण भी मेरे ऊपर एक उन्होंने आरोप लगाया, आपको पता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते उन्होंने आरोप लगाए हैं। पर मेरे पास उनका जवाब है। उनका जवाब ये है कि देखिए, कहते हैं राजनीति में जनता जनार्दन होती है। मैं पहली बार चुनाव में 2009 में लड़ा। मैं जब वोट मांगने के लिए जाता था तो मेरे जो सीनियर साथी होते थे वो कहते थे, बेटा अब की बार चुनाव लड़ ले और अगली बार बन जाना। तो मैं बड़ा निराश हुआ। बीच में एक बार तो मैं सोचा कि क्या पंगा ले लिया, चुनाव छोड़ने की कारगर पे था, परंतु साथियों ने मनोबल बढ़ा के रखा और मैं 18 वोटों से चुनाव जीत गया। उसके बाद मैं दूसरा चुनाव हार गया। बहुत मेहनत की और मैं लोगों के मन को, अपने वकील साथियों की भावनाओं को नहीं समझ पाया। मैं 53 वोटों से चुनाव हार गया और कहीं कमी रही होंगी। तो कईयों ने मेरे से पूछा कि आप चुनाव हारे, तो मैंने कहा नहीं, मैं चुनाव नहीं हारा। बोले नहीं, आप चुनाव हारे। मैं चुनाव नहीं आ रहा। मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया, जब दौड़ लगाते हैं, दौड़ के अंदर जब पोजीशन लेने के लिए कहा जाता है तो एक कदम आगे और एक कदम पीछे होता है। तो मैंने कहा ये हार नहीं थी, वो एक कदम पीछे का था। और पीछे लेके मैंने सीखा कि जीवन में किस तरह से सफलता प्राप्त की जाती है। और एक जो कदम पीछे था वो मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे जाके आंकड़ा रुका है। रुका तो अब भी नहीं है, रोका गया है मेरे को। रुका तो अब भी नहीं है, ये आंकड़ा आगे भी जा सकता है। अच्छा, क्या एलिगेशन है कि जो आपको चुनाव पे रोक लगाई, वो मेन बात का है, विवाद क्या है? विवाद मेरे ऊपर कहते हैं कि मैंने जो बार एसोसिएशन के जो फंड्स हैं उनको एम्बेजलमेंट किया है, उनके अंदर मैंने जालसाजी की है। पर मेरे पास उसका जवाब है। देखिए, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं, आप कोई भी चुनाव लड़ने जाते हैं, तो एक प्रक्रिया है, उसके लिए एक एनओसी ली जाती है।
कि निगम की एनओसी लाओ, बिजली की एनओसी लेके आओ, चालान की एनओसी लेके आओ, आप कुछ भी आप काम करते हैं उसके लिए सरकार ने एक प्रक्रिया बना रखी है। तो मैंने यहाँ पे करीबन 18 साल की राजनीति में करीबन 12-13 दफ़ा एनओसी ले रखी है, और एनओसी मेरे वकील साथियों ने दे रखी है। मेरे को इन आरोपों की कोई परवाह नहीं है। मेरे को हर बार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, और वो भी कहते हैं, कोई तो कहता है 50% मार्क्स के साथ, कोई 60, हमेशा 100 में से 99 मार्क्स देके मेरे को एनओसी मिलती है। और एक लेटेस्ट एनओसी हमने आपको अभी 18 तारीख के चुनाव का जो रिजल्ट आया उसमें हमने लेके दिखाई है। तो हमारे वकील साथियों का विश्वास है अगर मैंने कोई गड़बड़ करी होती तो वो इतनी भारी भरकम एनओसी मेरे को ना देते। वो कहते हैं चैम्बर के पैसे लिए वो उनमें कोई घोटाला हो गया, फिर कहते हैं कि चैम्बर्स में लिफ्ट लगनी थी, वो कागजों में लगी, कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसा हुआ क्या? नहीं, देखिए, जब मैं प्रधान बना, मेरे से पूर्ववर्ती जो प्रधान थे उनके दौरान ही चैम्बर बने। मैंने चैम्बर बनाने में जो भी पैसा दिया, मेरे कार्यकाल में कोई भी पैसा दिया नहीं गया। हाँ, मैंने वकीलों की डिमांड के ऊपर उसको अलॉटमेंट जरूर की थी। ना एक सिंगल पैसा किसी वकील साथी से लिया गया, ना मैं उसमें कहीं पे कोई एम्बेजलमेंट हुई। केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते इस तरह की बातें बोली जाती हैं। जहाँ तक रहती है लिफ्ट की बात, लिफ्ट सभी वकील साथियों ने आग्रह किया तो हमने लिफ्ट वाले को बुला के उसको जो भी एडवांस अमाउंट दिया जाता है वो दिया। वो किसी कारणवश, क्योंकि एनओसी नहीं थी हमारे पास, वो नहीं रख पाई। उसके लिए जो भी नॉर्म्स हैं होते हैं, जो भी तरीका होता है, उसके तहत पैसा मांगने के बजाय बार एसोसिएशन ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया, और उस ब्लेम को भी उन्होंने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहा, परंतु उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो इस तरह के आरोप राजनीति लगना आम बात है, और बात राजनीति के अंदर द्वेष रखना और राजनीति में नफरत करना और नफरत फैलाने में फ़र्क होता है। देखो, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो हर कांग्रेस बीजेपी के अंदर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, बार के अंदर हमारे ग्रुप है उसमें प्रतिद्वंद्विता है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि आप राजनीतिक रूप से आप नफरत फैलाएं। इन्होंने नफरत फैलाने का काम करते हैं, हम प्यार बांटने का काम करते हैं, और उस प्यार बांटने का नतीजा है कि हर बार हमको विजय मिलती है। राहुल गांधी को फॉलो करते हो? नहीं, ऐसी वो भी यही कहते हैं कि भारत जोड़ो, प्यार बांटे, नफरत। देखिए, क्योंकि मैं एक पार्टी विशेष से हमारे नेता हैं, मैं उनसे हमारी करीबी हैं, तो आप ये कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। उनसे मेरे निजी संबंध हैं, इस निजी संबंध के चलते आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, ये कहते थे बार में जब भी हम जाते थे, हमारे भी काफ़ी वकील साथी हैं, वो कहते थे कि जो को बार से रोकना ना, तो इनको विधायक बनाना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे चुनाव में तो हरा नहीं सकते इनको यहाँ पे जी। तो यही है कि इनको किसी न किसी विधानसभा से टिकट दिलवा दो और इनको विधायक बना दो, तो बार का पेंडा छूट जाएगा। जी। तो कभी विधायक के लिए भी प्रयास किया? देखो, इच्छा राजनीति में आगे जाने की सभी की होती है, और प्रयास किया, प्रयास में सफलता नहीं मिली। हम तो एक अपने सच्चे समर्पण के साथ और सच्चे सिपाही के साथ हमने मेहनत की। आपने देखा भी होगा विधानसभा चुनाव के अंदर मेरे मित्र हैं रोहतक से जो विधायक हैं, भारत भूषण बत्रा जी, मैं उनका इलेक्शन एजेंट रहा हूँ, और मैंने एक सच्ची निष्ठा से और सच्ची दोस्ती के साथ उनके साथ काम किया, और रिजल्ट आप सभी के आगे है उसमें। तो आपको विधायक तो नहीं बना पाए आपके वकील साथी, लेकिन रोहतक बार एसोसिएशन से चुनाव लड़ने से रोक ही दिया। ये भी एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत हुआ है इस तरह का, क्योंकि आप कह रहे थे नाम लेने में गुरेज नहीं है। मिस्टर विजेंद्र अलावत हैं, उन्होंने 2 साल पहले भांप लिया था कि कहीं ये बार काउंसिल चुनाव लड़ें, तो उन्होंने रणनीति पहले से बनानी शुरू कर दी थी किस प्रकार से इसको रोका जाए। उसके तहत उन्होंने अपने कार्रवाई को अंजाम दिया। पर मैं कहता हूँ कि भगवान सब देखता है, ऊपर वाले में हमको विश्वास है। तो उन्होंने प्रयास जरूर किया, उसमें प्रयास में सफल जरूर हुए, परंतु जो उनका काम करने का तरीका था, राजनीतिक द्वेष के साथ नफरत फैला के काम करने का जो तरीका था, उसका सभी साथियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मेरे ख्याल से उनको इससे सीख लेनी चाहिए कि आप सबको साथ लेके तो आप कुछ कर सकते हैं, परंतु आप किसी को अलग थलग करके कोई काम नहीं करा सकते। आपको कुछ वकील साथी ना एसपी कहते हैं, वो एसपी नाम कैसे बोल देते हैं? क्या नहीं, मैंने तो नहीं कभी सुना इस तरह की बात बोलते हैं। कई साथी बोल देते हैं। आपका दीपक कुंडू एक पूर्व प्रधान है, वो कहे हमारे एसपी साहब आगे। नहीं, वो उन्होंने प्यार से मेरा नाम रखा है, सुपर प्रधान है ये। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा सुपर प्रधान है। अच्छा, एसपी का है सुपर प्रधान। सुपर प्रधान तो देखो, उन्होंने अपने लाड प्यार में मेरे को बोला, परंतु मैंने तो हमेशा एक आम अधिवक्ता बन के और सभी अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाने का काम किया है। सभी अधिवक्ता साथियों के साथ खड़ा रहा हूँ, चाहे वो कोई न्यायालय प्रक्रिया हो, चाहे कोई पुलिस का अत्याचार हो, या प्रशासन द्वारा कोई भी वकीलों के खिलाफ कभी भी कोई बात उठी है, तो मैंने हमेशा कंधे से कंधा मिला के चला हूँ।
मैं कभी डरा नहीं हूँ, मैं कभी झुका नहीं हूँ, तो अब उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। वैसे तो सब लोग आपको जानते हैं जी जी। कि आपके फादर आईपीएस ऑफिसर थे और आपके परिवार से सिस्टर जो है वो जुडिशरी में भी है। जी। तो फादर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कब। देखिए, मेरा जो परिवार है वो थोड़ा राजनीतिक जरूर रहा है, और कहते हैं राजनीतिक सोच विरासत में मेरे को मिली है। मेरे दादाजी बहुत लंबे समय तक सरपंच रहे। मेरा रोहतक के बिल्कुल नज़दीक सोनीपत रोड पे गांव है, गांव बालोट। मेरे दादा चौधरी समुंदर सिंह जी काफ़ी लंबे टाइम सरपंच रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे एमएलए चुनाव भी लड़ा है। कोलोई विधानसभा होती थी, कोलोई सांपला विधानसभा। जी जी, हसनगढ़। हाँ, हसनगढ़ होती थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस महकमे में उन्होंने 1960 के अंदर जब जॉइंट हरियाणा पंजाब था, उन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन करी एज एएसआई, और फिर हरियाणा और पंजाब जब अलग हुआ तो हरियाणा में उन्होंने अपना, क्योंकि मूल प्रदेश हमारा हरियाणा था, हरियाणा में आए। और लंबे समय तक मेरे पिताजी चंडीगढ़ में ऑन डेपुटेशन यूटी के अंदर इंस्पेक्टर रहे, डीएसपी रहे, एसपी रहे। और मेरे फादर जब रिटायर हुए तो उनको आईपीएस के पद से रिटायर हुए थे वो। और हमने ताउम्र, हमारे पिताजी ने बड़ी ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से नौकरी करी, उनका नाम रहा है। और उन्हीं पच्चीनों में चलते हुए हमेशा हमने काम करने की कोशिश की है। परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ और सबसे निकट्टू था और सबसे पढ़ने में कमज़ोर था। तो मेरी माताजी मेरे को कहती पढ़ ले, तो मैं नहीं पढ़ाई करता था, तो कहती थी मेरे फादर को इसको पुलिस में सिपाही भर्ती कर दो। उस जमाने में एसपी पावर होती है सिपाही भर्ती करने की। उस डर के अंदर मैं पढ़ाई कर गया और लॉ कर लिया और वकील बन गया, और आगे अब आपके आगे है। तो बाबूजी को टाइगर कहते थे, वो क्या, कैसे निकनेम, ये कैसे पड़ा? मेरे फादर जब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, 1970-80 के दशक की बात है, सफ़ीदों कोई बदमाश होता था उसको सीधा किया था। तो हरियाणा में आमतौर पे जो डीजीपी होता है उसको टाइगर कहा जाता है। तो जो दंड डीजीपी थे, उन्होंने कहा अरे तू तो टाइगर है बिल्कुल। तो जब से उन्होंने नाम दिया तो इस तरह नाम प्रचलित हो गया, उसी नाम से फेमस हुए। क्योंकि वो उनके द्वारा किए गए कार्यों का उनको एक उपाधि थी उनको, तो वो केवल उन्हीं के लिए है, और वो उसको हम सोच भी नहीं सकते हम उसको इस्तेमाल करें। और परिवार में मेरे से बड़ी बहन है, वो एडिशनल सेशन जज हैं, और उन्होंने भी जिस तरह मेरे पिताजी ने नौकरी में अपना पूरे प्रदेश में नाम कमाया था, उसी प्रकार से वो भी, उनका भी कार्य करने का तरीका वही है। तो सभी का ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब सुख संपन्न है, साधन संपन्न है सभी। तो ये बताइए कि आप जैसे फादर पुलिस महकमे में टाइगर थे, तो आप एडवोकेट्स कम्युनिटी के टाइगर हैं? नहीं, मैं अपने वकील साथियों का भाई हूँ। वो मैं किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, और किसी का बराबर का हूँ। और मैंने, देखो, आप सम्मान एक ऐसी चीज़ है, आप देंगे तो आप लेंगे, और आप नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और जो हमारा भाईचारा वकीलों का बिरादरी है उसके बारे में सबको पता है। और मैं, सबसे मुश्किल काम तो मैं करता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि ये बड़ा आसान काम है आपका चुनाव लड़ना। नहीं, मैं कहता हूँ सबसे मुश्किल काम मैं करता हूँ। पूछते हैं कैसे? देखिए, मैं उस आदमी से वोट मांगता हूँ जो पहले तो क्लाइंट को बताता है कि मैं अच्छा वकील हूँ, क्लाइंट उसको अच्छा वकील मानते हुए फीस देता है और उसको अपना वकील करता है। फिर वो जज को बताता है कि मैं एक अच्छा वकील हूँ, आप मेरी केस की सुनवाई करो, इस पे स्टे दो, मेरे हक में फैसला करो। जो जज को समझाता है और जो क्लाइंट को समझाता है, क्लाइंट की जेब से पैसा निकलवाता है, जज से अपने हक में फैसला कराता है। मैं उसको समझाता हूँ कि मैं बढ़िया, सबसे बढ़िया हूँ, आप मेरे को वोट दीजिए। सबसे समझदार कम्युनिटी है वकील। मैं समझदार तो हैं। देखिए, वकीलों का पूरे प्रदेश में क्या, दुनिया भर के अंदर नाम है। वकीलों के बिना तो आज तक किसी गति हुई नहीं है। और राजनीति के अंदर आप उठा के देखेंगे, हरियाणा में 90 एमएलए हैं, देश भर के अंदर 543-45 एमपी हैं, तो काफ़ी संख्या में वकील मिलेंगे आपको। वैसे तो क्या ना, हम भी वकील से डरते हैं कि कभी कोई ऐसी बात पूछ लिया, सवाल पूछ लिया, नहीं तो ये जैसे कहते हैं ना कि वकील जो होते हैं ये काले कोट वाले बदमाश होते हैं जी, ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे बारे में कुछ लोगों ने इस तरह की बातें चला के भ्रामक प्रचार कर रखे हैं। देखो, वकीलों से बढ़िया और शरीफ कोई नहीं होता जी। और बल्कि वकील तो समाधान देते हैं, वो तो न्याय दिलवाते हैं। वो तो हम देखते हैं जितनी शरीफ नहीं, ऐसा नहीं है। और सभी भाईचारे को साथ मैं तो लेके चलता हूँ। मैं सभी को कहता भी हूँ कि देखिए, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, अभी मई में इलेक्शन होने हैं शायद जिला बार एसोसिएशन की। जी। तो आप तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव जी, तो किसी को आप अपने बंदे को मैदान में उतारोगे? एक और एनओसी ले लेंगे अब की बार, अच्छे अंकों के साथ एक एनओसी और प्राप्त कर लेंगे अब की बार। निको कैंडिडेट आएगा। देखो, अभी जैसे सभी साथी विचार करेंगे, जिसके सहमति बनेगी।
और जैसे अरविंद सियोराण का चुनाव एन वक्त पे उनके चुनाव का फार्म जो है कैंसिल किया गया, आपके चुनाव पे रोक लगा दी गई लड़ने से, तो कोई और आपका कैंडिडेट ऐसा अगर उसको रोक दिया गया तो? देखो, राजनीति में मैं बार बार कहता हूँ कुछ भी संभव है। राजनीति में एक चीज़ संभव नहीं, राजनीति में नफरत का कोई स्थान नहीं है। जो पिछली बार हमारे साथ हुआ वो राजनीतिक नफरत के चलते हुआ, झूठे प्रचार प्रसार किए गए। ये बात एक आम बात है हमारी कचहरी रोहतक के अंदर कि धक्काशाही से या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तो बेशक हमारे के साथ कुछ कर सकते हैं। वोटों के अंदर चुनाव लड़के हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी बोलते हैं कि वोटों में हमको नहीं हरा सकते। तो लोकतंत्र के अंदर वोट का ही वैल्यू है जी। तो अभी चुनाव होंगे, कौन उम्मीदवार होगा और कौन चुनाव लड़ेगा कुछ दिनों पता चल जाएगा। तो अंजलि सहरावत को जो जितना वोट मिला है वो आप पे जो कार्रवाई की गई है, अरविंद सियोराण पे कार्रवाई की गई है, नवीन सिंघल पे कार्रवाई की गई है, उसकी सिंपैथी की वोट है क्या ये? देखिए, जितना भी उन्होंने अत्याचार किया सभी वकील साथी उसको अपने जहन में बिठाए बैठे थे और वक्त आने पे उन्होंने उसका जवाब दिया है, मुकम्मल जवाब दिया है। परंतु ये हम सभी, मैं कहता हूँ बार बार कहता हूँ, हमारे सभी साथियों की मेहनत भी है, सभी बड़ों का आशीर्वाद है, सीनियर जो अधिवक्ता साथी थे। नहीं तो आप देखिए एक कल की बच्ची महिला उम्मीदवार जो धुरंधर महिला उम्मीदवार रही हैं हाई कोर्ट के अंदर, जो चुनाव में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े चुनाव लड़े हैं, उनको तो 50-100 वोटों की भी लाले पड़ गए और यहाँ पे 800 वोट मिली हैं। तो ये सभी का सहयोग और सभी का आशीर्वाद है ये। तो आप मानते हैं दबदबा था और दबदबा रहेगा? प्यार, मैं दबदबा नहीं कहूँगा, प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा। तो दोस्तों, लोकेंद्र फोगाट जो आज स्टूडियो में, हालांकि बहुत कम लोगों को इंटरव्यू देते हैं और मीडिया के सामने भी कम ही आते हैं, लेकिन आज पहला पॉडकास्ट द हरियाणा टॉक्स को इन्होंने दिया है। तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि लोकेंद्र फोगाट ने जो हरियाणा टॉक्स के साथ बातचीत की है वो कैसी रही, उस पर अपनी राय ज़रूर देना। प्रधान जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।